प्रोग्राम का मॉडर्ना के साथ करार, 50 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज से इन देशों को मिलेगा लाभ। यूएन समझौते के तहत इसके जरिए गरीब देशों को वैक्सीन का लाभ मिल सकेगा। संयुक्त राष्ट्र ने जरूरतमंद देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मॉडर्ना एवं टीका प्रवर्तक गावी के साथ सौदे का ऐलान किया है। इसके तहत दवा कंपनी 2022 के आखिर तक मध्यम आय वाले देशों को 50 करोड़ कोरोना टीके की डोज को पहुंचाने की कोशिश करेगी। यूएन समझौते के तहत इसके जरिए गरीब देशों को वैक्सीन का लाभ मिल सकेगा। मॉडर्ना टीके को आपात मंजूरी। सोमवार को घोषित इस अग्रिम खरीद समझौते से महज कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ सप्ताह पहले मॉडर्ना टीके को आपात मंजूरी देने की घोषणा की थी। इससे संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स कार्यक्रम को प्रारंभ करने का रास्ता साफ हो गया। 46.6 करोड़ खुराक अगले साल तक होगी तैयार। गौरतलब है कि इस साल की आखिरी तिमाही से पहले टीकों की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाएगी और सौदे के तहत खुराकों का बड़ा हिस्सा यानी 46.6 करोड़ खुराक के अगले साल तक तैयार होने की योजना है। वहीं बाकी 3.4 करोड़ खुराक इस वर्ष तक मिल जाएगी। सौदे की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं हो पाया है। कई विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का संकट अब तेज होता है, खासकर भारत में मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। मॉडर्ना टीका कोरोना वायरस की भारत में फैल रहे नए वेरिएंट से निपटने में अब तक सबसे प्रभावी साबित हुआ है। गृह मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ जारी की नई गाइडलाइंस, राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट। होम मिनिस्ट्री न्यू गाइडलाइंस अगेंस्ट कोरोना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहे। कोरोना महामारी, कोरोना एपिडेमिक से पूरी दुनिया जूझ रही है और लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली व कुछ अन्य शहरों में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। अकेले दिल्ली में हर दिन औसतन 7,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार नई गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइंस जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। नई गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर सौंप और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यों को मिली नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देते हुए ज्यादा सख्ती दिखाई है। सरकार ने इस जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी है। इन क्षेत्रों में पूरे दिसंबर तक सख्ती रहेगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कड़ाई के साथ नियमों का पालन कराएं। यह भी कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को थोड़ी सी सहूलियत देते हुए कहा है कि वे कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपने आकलन के आधार पर केवल निश्चित क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर पाबंदी नहीं। सरकार ने नई दिशा निर्देश में कहा है कि सर्विलांस टीम घर घर जाकर निगरानी करेगी। मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी है। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। गाइडलाइंस के तहत किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों आदि सभी तरह के कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार अपने आकलन के आधार पर इस संख्या को 100 या उससे कम भी कर सकते हैं। स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल पर पाबंदियां जारी। नई गाइडलाइंस के तहत कई चीजों पर पाबंदियां जारी रहेगी, जिसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स आदि शामिल है। हालांकि सिनेमा हॉल 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भीड़ भाड़ वाली जगह, बाजार, साप्ताहिक बाजार और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सौंप जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी पर गृह मंत्रालय की सख्ती। राज्यों से कहा गाड़ियों को न रोकें, बाधा पहुंची तो जिम्मेदार। राज्यों की ओर से किए गए आग्रह के बाद गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत में हाहाकार मचा है। वहीं कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से भी त्राही त्राही मची है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों मरीजों की जान खतरे में है। लिहाजा राज्यों ने शाह को चुनौती से जल्द बड़े अंतर से ऑक्सीजन आपूर्ति करने का आग्रह किया है। ऐसा कोई भी नेता नहीं दिखाई देता जिसे मोदी और शाह के मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेकर सर्वमान्य नेता सप्लाई करने का आदेश दिया है।
यूपीए में सोनिया गांधी के नेतृत्व में सभी पार्टियां प्राथमिकता के तौर पर 2019 की हार के बाद से सभी पार्टियां अलग थलग हो गईं। ऑक्सीजन सप्लाई में बड़ी मात्रा में धांधली कांग्रेस की हार ने कांग्रेस को इस स्थिति में नहीं छोड़ा कि दूसरी पार्टियां राहुल गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप के लिए आपदा प्रबंधन कानून लागू किया है देकर ममता बनर्जी आदेश में कहा गया है कि जो मोदी आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा बहुत बड़े अंतर से हराया जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। विधानसभा चुनाव 2021 पिछले दिनों एम्पावर्ड ग्रुप लगाकर साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा मांग वाले 12 राज्यों की भी किसी भी तरह कम नहीं है। इसके बाद गृह मंत्रालय की ममता बनर्जी को बताया गया था प्रधानमंत्री का आदेश दिया गया है। आपदा प्रबंधन कानून लागू आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई करने में देखा जाता था परंतु प्रदेश और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए थे। यहाँ कुछ अलग है। इसके बाद दोनों ही राज्यों ने भी ममता सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और संभव है कि 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी संयुक्त सरकार का चेहरा बनकर जारी किया चुनाव में उतरे। गृह मंत्रालय ने देश में आपदा प्रबंधन कानून बहुत दूर 2005 के तहत आदेश जारी करते हुए इतिहास का रुख बदल दिया कि कोई भी राज्य या स्थानीय प्रशासन आज ममता बनर्जी होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को न तो स्थानीय कर सकता है और नहीं रोक सकता है। चुनौती देती है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी राज्य ने आदेश का पालन नहीं किया तो इसके लिए उस राज्य के संबंधित का नारा देकर बंगाल को अपनी मुट्ठी में करने वाली ममता ने 2019 में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की मगर वो मोदी के जादू के सामने बिंदुओं पर सरकार का रहा जोरा को बता दें लगाने के बाद मंत्रालय देश के बड़े आदेश नेता उन्हें बधाई दे रही है के हस्ताक्षर हैं। लगता है कि जल्दी पेज में जारी नया निर्देश देखने को मिलेगा और उसकी लीडरशिप जोर दिया गया है। ममता बनर्जी के हाथ में होगी सिलेंडर से भरी गाड़ियां या टैंकर आएगा राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने में किसी तरह से कोई बाधा नहीं नेताओं के मुकाबले ममता बनर्जी का राजनीतिक अनुभव गाड़ियों के एक शहर से ताकतवर शहर या स्थानीय आवाजाही में समय की कोई बंदिश नहीं अकेले अपने दम पर बंगाल में लाभ को हराकर सरकार बनाने का कारनामा भी कर दिखाया था। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अस्पतालों तक आपूर्ति का पद संभाल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। केंद्र में किसी भी अथॉरिटी को संबंधित अटल बिहारी वाजपेयी तथा मनमोहन सिलेंडर सरकार वाहनों को जब्त करने का अधिकार निभा चुकी है। बंगाल में पिछले 10 वर्षों से गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या होगा कि ऐसा कब और किस तरह होगा। आदेश के मुताबिक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सीजन एक व्यापक हथियार है। यदि इसकी आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न करने पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लिहाजा ऑक्सीजन बनाने वाले राज्यों में इसके निर्माण और क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन, कैसे की जाती है तैयार और किन मरीजों को होती है इसकी जरूरत। ऑक्सीजन प्राकृतिक तौर पर वातावरण में मौजूद रहती है। यह वह हवा होती है जिसे स्वस्थ है फेफड़े वाले लोग आसानी से ले सकते हैं, मगर जैसे ही सांस की किसी बीमारी से प्रभावित मरीज, जिसमें कोरोना संक्रमण भी शामिल है, के फेफड़े पर असर होता है तो वह वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन सीधे तौर पर नहीं ले पाता है। ऐसे में उस मरीज को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देश में कोरोना संक्रमण कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इस बीच देश में ऑक्सीजन की कमी भी हो गई है। इससे इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब यह मांग की जाने लगी है कि उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि इस गंभीर संकट की स्थिति में केंद्र सरकार ने तमाम उद्योगों के लिए अभी इसकी आपूर्ति को रोक दिया है, मगर ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। आइए जानते हैं कि क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन और कैसे यह कोरोना बीमारी से जूझ रहे गंभीर मरीजों की जान बचाती है। अति आवश्यक मेडिकल जरूरत में शामिल। वैसे तो ऑक्सीजन प्राकृतिक तौर पर वातावरण में मौजूद रहती है। यह वह हवा होती है जिसे स्वस्थ है फेफड़े वाले लोग आसानी से ले सकते हैं, मगर जैसे ही सांस की किसी बीमारी से प्रभावित मरीज, जिसमें कोरोना संक्रमण भी शामिल है, के फेफड़े पर असर होता है तो वह वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन सीधे तौर पर नहीं ले पाता है। ऐसे में उस मरीज को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इसे अति आवश्यक मेडिकल जरूरत में शामिल किया है। मेडिकल ऑक्सीजन एक तरह की दवा। दरअसल यहाँ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि मेडिकल ऑक्सीजन एक तरह की दवा है और इसे डॉक्टर की सलाह पर ही किसी मरीज को दवा दिया जा सकता है। मेडिकल ऑक्सीजन एक खास तरह के प्लांट में तैयार होती है। इस दौरान वातावरण में मौजूद हवा से विभिन्न गैसों में से केवल ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी करीब 21% ही होती है। इसके अलावा दूसरी गैस और धूल भी होती है। इसमें मानव शरीर में काम कर रही व्यवस्था हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण करता है। किसी मरीज को देने के लिए एयर सेपरेशन तकनीक से यही ऑक्सीजन शुद्ध स्वरूप में हवा से अलग की जाती है। इसकी शुद्धता 99.5% तक। ऑक्सीजन को अन्य गैसों से अलग करके तरल यानी लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में एकत्रित करते हैं। इसकी शुद्धता 99.5% तक होती है। इसे बड़े बड़े टैंकरों में जमा किया जाता है। यहाँ से वे अलग टैंकरों में एक खास तापमान पर देश के विभिन्न हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटरों तक पहुंचाई जाती है।
डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ तरल ऑक्सीजन को गैस प्रारूप में बदल दिया जाता है और इसे सिलेंडरों में भरा जाता है। यही ऑक्सीजन सीधे मरीजों के काम आती है। मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करने के कुछ और भी तरीके। हालांकि मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करने के कुछ और भी तरीके हैं। इसमें वैक्यूम स्विंग एडजोर्प्शन प्रोसेस भी शामिल है। इस प्रोसेस के तहत भी ऑक्सीजन को हवा से छानकर अलग किया जाता है और इसे तरल स्वरूप में एकत्रित किया जाता है। बाद में इसे गैस प्रारूप में तब्दील कर दिया जाता है। इसके अलावा एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस के तहत पानी में मौजूद ऑक्सीजन अलग की जाती है। इसके लिए पानी को इलेक्ट्रिक कर्ट के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। दोनों गैस जैसे ही अलग होती हैं, उन्हें मशीनों की मदद से सोख लिया जाता है। इस दौरान ऑक्सीजन तो बनती ही है, हाइड्रोजन गैस भी तैयार मिलती है, जिसके कई इस्तेमाल हैं। रोज 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनती है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में हर रोज 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनती है। यहाँ सबसे बड़ी ऑक्सीजन तैयार करने वाली कंपनी आइनॉक्स है और यह रोज 2000 टन ऑक्सीजन तैयार कर लेती है, मगर कई वजहों से इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। सारी प्रक्रियाएं होने के बावजूद भारत में ऑक्सीजन तैयार करने में दिक्कत आ रही है। देश में पर्याप्त संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है। ये ऐसे टैंकर हैं जिनमें कम तापमान पर तरल ऑक्सीजन रखी जाती है। यही नहीं, मेडिकल ऑक्सीजन को उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग व्यवस्था भी सही नहीं है। ऐसे में छोटी जगहों जहां ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वहां मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर जीवन का संकट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाने में समय लगता है। कारखानों के लिए ऑक्सीजन के निर्माण पर रोक। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे संकट को दूर करने के लिए 22 अप्रैल से ही 9 उद्योगों को छोड़कर सभी कारखानों के लिए ऑक्सीजन के निर्माण पर रोक लग चुकी है। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि प्लांट केवल मेडिकल ऑक्सीजन ही तैयार किया जाए। साथ ही स्टोरेज के लिए बड़े टैंकर बनवाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे मरीज की जरूरत पर तुरंत उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात। अब हर महीने 90 लाख शीशी रेमडेसिविर का होगा प्रोडक्शन। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेमडेसिविर का प्रोडक्शन 90 लाख से अधिक बढ़ाने की बात कही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन और अन्य दवाओं की किल्लत को लेकर देश भर में हाहाकार मचा है। कई राज्यों की ओर से पर्याप्त संख्या में वैक्सीन और ऑक्सीजन नहीं मिलने को लेकर पीएम मोदी से गुहार लगाई है। वहीं राज्यों की ओर से मांग किए जाने और कोरोना के बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब कोरोना संक्रमण के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी मांग और उसकी कमी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए बताया कि सरकार ने रेमडेसिविर का प्रोडक्शन 2 गुना से भी अधिक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब एक महीने में 90 लाख से अधिक शीशी रेमडेसिविर का प्रोडक्शन किया जाएगा। मंडाविया ने कहा कि 12 अप्रैल के बाद से रेमडेसिविर के प्रोडक्शन के लिए 25 नए मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को मंजूरी दी गई है। प्रोडक्शन क्षमता अब प्रति माह 90 लाख शीशियों तक बढ़ गई है। पहले यह 40 लाख शीशी प्रति महीने थी। उन्होंने आगे कहा कि बहुत जल्द ही हर दिन 3 लाख से अधिक शीशी का उत्पादन किया जाएगा। रेमडेसिविर की आपूर्ति करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दैनिक आधार पर इसकी निगरानी की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3.32 लाख केस। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 3,32,730 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में दर्ज सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,62,63,695 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 लाख से अधिक लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 2,263 लोगों की मौत के साथ देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,86,920 पर पहुंच गई है। कोरोना महामारी से सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य प्रभावित है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 67,013 दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में दर्ज कुल मामलों में 75.01% सिर्फ 11 राज्यों से ही सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान शामिल है। काल में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन की दिशा में फिर आगे बढ़ रहा है भारत। देश के कई शहरों में कल से लगा है नाइट कर्फ्यू। इंदौर, सूरत और राजकोट में नाइट लॉकडाउन लग गया है। एक तरह का नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और बड़ा सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में यह है कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ
हिंदुस्तान बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण अपना दायरा बढ़ा रहा है, उसके बाद यह सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है। कोरोना खैर के बाद इजराइल ने एक बड़ा फैसला लिया है और इजराइल ने अपने नागरिकों को भारत जाने से रोक दिया है। भारत जाने पर उसने रोक लगा दी है अपने नागरिकों पर। आदेश 3 मई से लागू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। खबर, संकट की घड़ी में भारत को दुनिया का साथ किस तरह से मिला, अब आप ये समझिए। जापान ने कहा है कि संकट में भारत का पूरा साथ देंगे। आयरलैंड ने 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 365 वेंटिलेटर भेजे हैं। रोमानिया ने 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर्स भेजे हैं। और भारत में संकट को लेकर किसने क्या कहा है, ये समझिए आप, और ये समझिए, और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं, अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। संकट के दौर में पहले भारत ने हमारी मदद की और हम लगातार मेडिकल सप्लाई भेज रहे हैं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है। और जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि उनके पास जो वैक्सीन है उसको लेकर वो मंथन कर रहे हैं कि वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वो भारत भेजें या दूसरे देशों को भेज सकते हैं या नहीं। इस संघर्ष में हम भारत के लोगों के साथ हैं, फ्रांस पूरी तरह मदद करेगा, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा है, इमैनुअल मैक्रोन ने। हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जरूरी सामान और तकनीक की सप्लाई चेन बेहतर करेंगे, जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने यह कहा है। इसके बाद हम मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़े हैं, ये लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ये भारत के लिए बात कही है। तो दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के बड़े देश, छोटे देश, सब मिलकर भारत के साथ आकर खड़े हुए हैं। भारत ने पूरी दुनिया को दवाएं भेजी, अब भारत की मदद करने का वक्त है। ये अमेरिका से मदद की पहली खेप भारत पहुंच गई है। अमेरिका से भारत पहुंचे हैं कई मेडिकल उपकरण लेकर अमेरिका से दिल्ली पहुंची है फ्लाइट। यूएस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, पीपीई किट समेत कई उपकरण भारत को भेजे हैं और ये पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। उस वक्त की तस्वीरें जब ये अनलोड किया जा रहा था, ये देखिए, भारत, अमेरिका ने पहले आनाकानी की, काफ़ी प्रेशर पड़ा जो बाइडेन पर, और उसके बाद अब उन्होंने अपनी मदद के हाथ बढ़ाए हैं आगे, और आगे और भी मदद अमेरिका से आएगी, ऐसी जानकारी है। फिलहाल वो पहली फ्लाइट जो अमेरिका से आई है। सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन 40 देश हैं जो इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं और मदद करने को तैयार हैं, ये खुद विदेश सचिव ने जानकारी दी है। तो आपको लगता है कि अब धीरे धीरे जो हमने पिछले दिनों को जो गलतियां की, अब हम उन गलतियों की भरपाई करने में आप बढ़ रहे हैं आगे? हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, लोग हमारी मदद कर रहे हैं और ये बहुत गर्व की बात नहीं है कि 40 देशों ने मदद करें लोग। इस वक्त मानवीय आपदा है, सबको मदद करनी चाहिए, हमने भी मदद की है। पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल समेत 5 राज्यों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 5 राज्यों की 822 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती होनी है। 5 राज्यों के 2364 काउंटिंग सेंटर्स पर यह काउंटिंग होगी और कोरोना के सभी नियमों के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नियम बताए गए हैं कोरोना से निपटने के या कोरोना की गाइडलाइंस जो भी जारी की गई हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सख्ती से उनका पालन हो। तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए गए हैं, वहीं असम की 126 सीटों पर काउंटिंग होनी है। यहां 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए हैं। इसके साथ ही केरल की 141 सीटों, तमिलनाडु की 234 सीटों और पुदुचेरी की 33 सीटों पर चुनाव की काउंटिंग भी आज ही होनी है। बिहार में आज हो सकता है लॉकडाउन का फैसला। बिहार में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का हो सकता है ऐलान। ताजा हालात पर आज सीएम नीतीश कुमार का मंथन जारी है। बिहार में रोजाना 12,000 से ज्यादा कोरोना केसेस निकलने लगे हैं और इसको लेकर बिहार सरकार चिंतित है। संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है और बहुत मुमकिन है कि सरकार इस बारे में फैसला ले ले। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सरकार कन्विंस्ड है, बस कुछ एक निटी ग्रिटीज पर वो बातचीत कर लेना चाहती है और इस बारे में अभी विचार मंथन चल रहा है। रूपेश हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रूपेश, क्या ये तय माना जाए ऐसा होने वाला है? देखिए, इस वक्त नीतीश कुमार की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक चल रही है और बैठक के ठीक बाद 3 बजे नीतीश कुमार मीडिया के सामने आएंगे और ये मानकर चला जा रहा है कि जिस तरह से एम्स के डॉक्टरों ने, अन्य संगठनों ने ये कहा है कि बिहार में लॉकडाउन की यहाँ आवश्यकता है और लॉकडाउन के अलावा बिहार में अब कोई विकल्प बच नहीं गया है। लिहाजा नीतीश कुमार ने पटना की सड़कों पर हालात का जायजा लिया था एक दिन पहले। उसके बाद से तमाम जिलों के जिलाधिकारियों, एसएसपी के साथ बैठक की थी, उनसे रायशुमारी की थी। उसके बाद आज अंततः क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि लॉकडाउन या कम से कम साप्ताहिक लॉकडाउन का ऐलान तो आज हो ही जाएगा, लेकिन फिर से अगर साप्ताहिक लॉकडाउन का ऐलान आज होता है तो 1 सप्ताह बाद फिर से उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति, क्योंकि जो हालात पैदा हुए हैं बिहार में,
भीड़ की स्थिति वही है। इतने 12,000 रोज मामले सामने आ रहे हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन 1 लाख की टेस्टिंग में 12,000 मामले रोज सामने आ रहे हैं। सिर्फ राजधानी अमेरिका के टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फाउची की भारत को सलाह। भारत में तुरंत कुछ हफ्तों का लॉकडाउन जरूरी, डॉक्टर फाउची ने कहा। लॉकडाउन संक्रमण के चक्र को तोड़ सकता है, ये डॉक्टर फाउची ने कहा। भारत में अभी तक 2% लोगों को ही पूरी तरह वैक्सीन लगना चिंता की बात, डॉक्टर फाउची ने कहा। यह बहुत बड़ी बात है डॉक्टर फाउची का यह कहना, यह अपने आप में। डॉक्टर फाउची, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के 7 राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। अगर वायरल डिजीजेस की बात की जाए तो आप ये समझने की दुनिया में इस ऑपरेशंस को हेड कर रहे हैं तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। भारत के एक बड़े अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। भारत में एक दिन में कोरोना के 4 लाख केस, सबसे बड़ी खबर। पहली बार 24 घंटे में 4,01,993 केस, बहुत बड़ी खबर है। पहली बार दुनिया में 4 लाख केस किसी मुल्क में आए, भारत में आए। देश में 10 दिन से लगातार 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना से जान गंवाने वाला हर चौथा शख्स भारतीय है। 30 अप्रैल को देश में 3,523 मरीजों की जान गई। यह हैरान करने वाली। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस समय की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की सबसे बुरी खबर। जी हां, कोरोना ने छीना एक और सितारा। जी हां, 2 दिन पहले कोरोना की वजह से आज तक के एंकर रोहित सरदाना की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। और अभी बड़ी खबर ये आई है कि बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे कि टीवी शोज और वेब सीरीज का हिस्सा रह चुके बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो चुका है। आपको बता दें कि विक्रमजीत कोरोना वायरस से संक्रमित थे। 52 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। विक्रमजीत के निधन से उनके परिवार सदमे में है। वहीं फिल्म और टीवी जगत के कलाकार उनके निधन से शोक व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्मों में किस्मत आजमाने से पहले विक्रमजीत आर्मी ऑफिसर रह चुके थे। जी आर्मी ऑफिसर, उन्हें मेजर विक्रमजीत कंवरपाल के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की तबाही जारी है और चारों ओर सड़कों पर कोरोना से लाशें बिछती जा रही हैं। अभिनेता और आर्मी ऑफिसर विक्रमजीत कंवरपाल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से जबरदस्ती व्हाट्सएप भारत के लोगों पर लागू करने जा रही है। इसका सीधा यह मतलब है कि जिन भारतीय यूजर ने इस नई पॉलिसी को व्हाट्सएप की एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा जबरदस्ती व्हाट्सएप के द्वारा। जी हां, कंपनी के अनुसार नई प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप की को एक्सेप्ट ना करने वाले भारतीय यूजर के अकाउंट को ही व्हाट्सएप उड़ा देगा। जी हां, व्हाट्सएप ने इस बात की पुष्टि कर दी है, जिसकी वजह से पूरे भारत में व्हाट्सएप को लेकर रोष है कि 15 मई तक प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट ना करने के बाद यूजर को एप्लीकेशन में कुछ ही फंक्शन दिखेंगे, जिसमें यूजर को मैसेज भेजने और पढ़ने में भी परेशानी होगी व्हाट्सएप में। इस पर इनएक्टिव यूजर की पॉलिसी अप्लाई कर देगा व्हाट्सएप। 120 दिनों बाद व्हाट्सएप अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर देगा आपके। जी आपको बता दें कि व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी आने पर इस पर लगातार बवाल हुए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार तक पहुंच गया और ये मामला बहुत ही खतरनाक बन गया। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी के अनुसार व्हाट्सएप आपके फोन का सारा डेटा, यानी कि प्राइवेट डेटा वगैरह, फोटो वगैरह, सब कुछ अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर कर देगी, यानी कि बेच देगी आपको बिना पूछे ही, वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ, जो पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। जी व्हाट्सएप की इस पॉलिसी पर लगातार रोक लगाने की मांग की जा रही है भारत में। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए, वरना व्हाट्सएप आपके फोन का सारा डेटा फेसबुक को आपको बिना बताए ही दे देगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर यानी कि सुनामी जिस तरह से लोगों को तड़पा कर सड़कों पर मार रही है, लाशों के ढेर लग रही हैं, वही चिंताजनक बात तो ये भी है कि भारत में कोरोना वायरस के इस खतरनाक म्यूटेंट की चेन को तोड़ने के लिए 2 महीनों के लिए भारत में यानी कि देश को तत्काल बंद करने की जरूरत है। कि हम नहीं बोल रहे, यह अमेरिका बोल रहा है, यानी कि मोदी सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है भारत में। जी हां, देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से भारत में कोरोना वायरस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है, ऐसा बोलना है अमेरिका का। आपको बता दें कि यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी
एस फोसी ने भारत की मोदी सरकार को अभी अभी बोल दी है, जी हां, चेतावनी दे दी है। एक इंटरव्यू में अमेरिका के जाने माने डॉक्टर और जो बाइडेन के कड़े मित्र डॉक्टर एंथनी फॉसी ने यह बोला कि भारत में जिस प्रकार से कोरोना वायरस का यह खतरनाक म्यूटेंट संक्रमण फैलाव जारी है, भारत में लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड के लिए परेशान हो रहे हैं। दवाइयों की कालाबाजारी भारत में धड़ल्ले से हो रही है। भारतीय लोग पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं कोरोना वायरस के इस खतरनाक म्यूटेंट की वजह से। अमेरिका ने यह बोला कि भारत के लोगों को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बेकाबू हो रहे कोरोना की वजह से भारत इस समय कठिन समय से गुजर रहा है। अमेरिका ने यह बोला कि ऐसे में तत्काल रूप से भारत को क्या करना जरूरी है जिससे भारत में खतरनाक कोरोना वायरस की चेन पर लगाम लगाई जा सके। इस स्थिति में अमेरिका ने यह बोला कि भारत को चेतावनी हम देते हैं कि भारत को अपने देश में 1 या 2 महीने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। अगर आपको भी यही लगता है कि भारत में कोरोना वायरस की खतरनाक चेन को तोड़ने के लिए भारत में कम से कम 1 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन मोदी सरकार को लगा देना चाहिए रोज के झंझट से, तो हमें अपनी राय जरूर दें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को जान गंवानी पड़ी ऑक्सीजन की वजह से। जी हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से यह बोला गया कि बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की जो कि कोरोना वायरस संक्रमित थे उनकी मौत हो गई है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल का एक डॉक्टर भी शामिल था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि किसी भी हाल में आज 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचनी ही चाहिए। अगर मोदी सरकार और केजरीवाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और दिल्ली में ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंची तो मोदी सरकार पर और केजरीवाल की सरकार पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार से ये बोला है कि अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यह बोला है अभी कि किसान आंदोलन पूरे भारत में चलता ही रहेगा। यानी कि किसानों के नेता राकेश टिकैत का ये बोलने का मतलब है कि चाहे कोरोना वायरस का खतरनाक संक्रमण इतना भी भारत में फैल जाए, सुनामी आ जाए, उनकी आंदोलन की नौटंकी भारत में चलती रहेगी। हरियाणा के भिवानी में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसानों के नेता राकेश टिकैत ने यह बोला कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के बाद भी किसान दिल्ली बॉर्डर में प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगे, यानी कि ये लोग भारत में कोरोना फैलाते ही रहेंगे। आपको बता दें कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने यह बोला कि कोरोना वायरस के भारत में बढ़ते संक्रमण के बीच मोदी सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, यानी कि हमारे आंदोलन को ही खत्म करना चाहती है कोरोना वायरस की आड़ में। हम मोदी सरकार से बात करने के लिए तैयार तो हैं। गुजरात में किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन अगर किसानों का मुद्दा नहीं सुलझा तो बीजेपी सरकार गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू कर देगी। राकेश टिकैत ने भी राम मंदिर के लिए दान पर टिप्पणी करते हुए ये बोला कि राम मंदिर के लिए दान देना से अच्छा है कि नए एम्स हॉस्पिटल खोलने के लिए लोगों से दान करने की अपील की जाए। यानी कि कितनी गलत बात है कि राम मंदिर के लिए दान देने के लिए ये लोग रोक रहे हैं। हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत ने यह बोला कि सरकार 6 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी भिवानी में एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं बना सकी। आपको बता दें कि वही दूसरी ओर किसान नेता गुरनाम सिंह चारूनी ने राकेश टिकैत की भाषा बोलते हुए ये बोला कि पूरे देश में भी सीआरपीसी की धारा 144 लगा देती है, जिसमें 4-5 लोग ही जा सकते हैं एक साथ। इसके अलावा झुंड बनाकर कोई नहीं जा सकता। तब भी किसान आंदोलन चलता रहेगा पूरे भारत में। पंजाब और हरियाणा के कई किसान पिछले 5 महीनों से मोदी सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली की ओर आने वाले राजमार्गों यानी कि सड़कों पर ही, हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए हैं, यानी कि सारी ट्रैफिक जाम, सड़कों पर कब्जा। पहले भी ये रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है कि दिल्ली बॉर्डर के आसपास होने वाले प्रदर्शन और किसान की रैलियों के कारण ही दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में खतरनाक कोरोना वायरस का म्यूटेंट वायरस संक्रमण तेजी से फैला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, भारत में इस खतरनाक कोरोना संकट के बीच देश के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि मॉस्को से एक विमान में स्पुतनिक वी की 1.5 लाख कोरोना वायरस के टीके की डोज हैदराबाद लाई गई है। रूसी वैक्सीन 30 लाख डोज इस महीने और भेजने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी ये बोला है कि राज्य में यानी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मुझे दिल्ली के हर अस्पताल से संदेश आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं।
हम कोर्ट से भी बात कर चुके हैं और केंद्र की मोदी सरकार को पत्र भी मैंने खुद अपने हाथों से लिख दिया है कि दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दैनिक चाहिए, यानी कि हर रोज चाहिए, लेकिन 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है। उन्होंने ये बताया कि कल हमें केवल 312 टन ऑक्सीजन ही मिली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, भारत के गोवा में 4 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। गोवा के मंत्री ने यह जानकारी दी है कि इसी बीच केवल जरूरी मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी, जैसे कि सुपरमार्केट, सब्जी की दुकान, ग्रोसरी की दुकान, मछली की दुकान। उन्होंने ये बोला कि गोवा में ऑक्सीजन और बिस्तर की कमी है और लोगों की संख्या कोरोना की बढ़ती जा रही है, इसीलिए गोवा की सरकार गोवा में 4 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन लगा रही है। आपको बता दें कि कोरोना का एक परिवर्तित यानी कि म्यूटेंट स्वरूप B1617 भारत में B117 और B1351 समेत कई अन्य प्रकारों के साथ फैल रहा है बड़ी तेजी से। B117 और B1351 पहली बार ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का म्यूटेंट खतरनाक अवतार मिला था। कहां पर? ब्रिटेन में और दक्षिण के अफ्रीका में। यानी कि भारत में इस बार यह खतरनाक जानलेवा कोरोना वायरस का म्यूटेंट वायरस सुनामी की वजह ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका है, जहां से ये खतरनाक म्यूटेंट कोरोना वायरस भारत में फैला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अब योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक स्थानों को अब 10 मई तक बंद रखने का आदेश पास कर दिया है। ये आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल तथा कोचिंग संस्थान 10 मई तक पूरे तरीके से बंद रहेंगे, सील रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने पर भी प्रतिबंध होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 30 अप्रैल तक राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह बोला कि कोरोना वायरस के मद्देनजर हम उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी उत्तर प्रदेश में स्कूल 10 मई तक बंद रखेंगे। इस दौरान कोचिंग संस्थान भी उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी लगाने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 2 मई 2021 रविवार के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज आने वाले हैं। साथ ही CBSE के विद्यार्थियों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर भी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई है। वायरस महामारी के बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े एक बार फिर से सामने आए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। साथ ही सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। बैंक खाताधारकों के लिए भी अपडेट खबर आई है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए अपडेट आया है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के इलाज को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर है। साथ ही सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इसको लेकर भी डिटेल खबर देखेंगे। शादी समारोह, विवाह समारोह को लेकर भी अपडेट खबर है। WHO की ओर से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। LPG गैस सिलेंडर प्राइस को लेकर बड़ी काम की खबर आ चुकी है। राशन कार्ड धारकों के लिए भी अपडेट आया है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। छोटा सा वीडियो है, बहुत ही काम की खबरें हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज 2 मई का दिन हो गया है और बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो आज सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। बंगाल के जो परिणाम है उन पर पूरे देश की नजरें रहेगी। 4 राज्य बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की कुल 822 विधानसभा सीटों पर मतगणना रविवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इस दौरान कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बंगाल के नतीजों पर पूरे देश की नजरें और भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। इसी के साथ ही अपडेट आप देख सकते हैं, यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार यानी आज 2 मई को होने वाली उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने काउंटिंग सेंटर्स के बाहर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू आप देख पा रहे हैं। कोरोना से जंग में दिल्ली की हालत गंभीर स्थिति में आ गई है और यहाँ पर लगातार ऑक्सीजन संकट और दवाओं की किल्लत के बीच अब ये खबर आ गई है। सरकार ने हालात को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है।
अमूमन हर अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और वहीं दवाओं के खोज में परिजन परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में जारी कोरोना के कहर के चलते 20 अप्रैल से चल रहा लॉकडाउन 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 10 मई की सुबह 5 बजे तक के लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, कोरोना संकट में फंसे राज्यों की मदद के लिए केंद्र आगे आया है। सभी राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष के लिए दी जाने वाली राशि की पहली किस्त का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, जो कि करीब 8,873 करोड़ रुपए है। फिलहाल ये राशि अभी तक जून के बाद दी जाती थी। इसके साथ ही इसकी भी इजाजत दी है कि सभी राज्य दी गई इस राशि में से 50% राशि का इस्तेमाल कोरोना संकट से निपटने से जुड़े इंतजामों पर खर्च कर सकते हैं। राज्यों को यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी कर दी है। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, राहत आयकर विभाग ने बिलीटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब 31 मई तक रिटर्न भर सकेंगे। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिलीटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जो तारीख है वो आगे बढ़ाई गई है, 31 मई कर दी गई है। इसकी डिटेल जानकारी और आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिलीटेड और रिवाइज्ड रिटर्न क्या होता है? किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्म होने के बाद बिलीटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को पेनल्टी देनी पड़ती है। रिवाइज्ड रिटर्न तक फाइल किया जाता है जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। बड़ी खबर आई है, देख पा रहे हैं, मिशन ऑक्सीजन पर सरकार, केंद्र ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर जीएसटी 28 से घटाकर 12% किया है। साथ ही विदेशों से लाने के लिए नेवी के साथ जंगी जहाज मोर्चे पर है। देश में कोरोना संक्रमण के कारण ऑक्सीजन, दवाई और बेड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में इसकी कमी से कई मरीज जान भी गंवा रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर जीएसटी को 28% से घटाकर 12% करके थोड़ी राहत दी है और ये कटौती 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। वहीं आपको बता दें, संकट की इस घड़ी में एक बार फिर सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी, एयरफोर्स के बाद अब नेवी ने विदेशों से ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। बड़ी खबर आ रही है, मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग। कोर्ट की टिप्पणी को बताया अपमानजनक। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बेकाबू होने और बंगाल में चुनाव कराए जाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि संवैधानिक संस्थान चुनाव प्रचार के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करने में असफल रहा है और देश में कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक ऐसे गैर जिम्मेदार संस्थान पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच 3 मई को सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी बिना सोचे समझे अपमानजनक और मानहानि करने वाली है। बड़ी खबर आ रही है, सीए परीक्षाओं को लेकर। सीए मई परीक्षा के लिए इंस्टीट्यूट ने फिर ओपन किए हैं एप्लीकेशन विंडो। अब 6 मई तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। यानी आईसीएआई ने सीए मई 2021 परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो को दोबारा खोल दिया है। जिन कैंडिडेट ने अभी तक सीए मई परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है वे अब 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर बैंक से जुड़ी हुई आई है। एसबीआई बैंक को लेकर अपडेट आया है। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर भी एसबीआई बंद नहीं करेगा अकाउंट। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कस्टमर को बड़ी राहत देते हुए कहा कि केवाईसी डिटेल अपडेट नहीं पर 31 मई तक खाता बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही डाक या रजिस्टर्ड ईमेल से डॉक्यूमेंट भेजकर आप केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। वायरस महामारी के समय में एसबीआई बैंक ने कस्टमर को यह राहत दी है। बैंक ने कहा कि केवाईसी डिटेल अपडेट करने के लिए ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक कस्टमर अपने केवाईसी अपडेट कराने के लिए डाक या फिर रजिस्टर्ड ईमेल से आवश्यक डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। 31 मई तक ये मौका मिल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर में चिकित्सा सहायता की गंभीर कमी से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस ने फोन पर डॉक्टरी सलाह मुहैया कराने की पहल शुरू की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कांग्रेस के हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि इस समय भारत को एकजुट होकर हमारे नागरिकों की मदद करनी है। उन्होंने डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से इस हेल्पलाइन में सहायता देने की अपील भी की है। कांग्रेस ने हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन और प्लाज्मा हेल्प लिंक शुरू किया है। वही दोस्तों, बड़ी खबर है, सीबीएसई 10वीं के नतीजे 20 जून को। रिजल्ट के लिए 8 टीचर्स की कमेटी बनेगी। पिछले 3 साल के बेस्ट रिजल्ट के आधार पर मिलेंगे नंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 20 जून को घोषित किया जाएगा। सीबीएसई ने शनिवार की रात रिजल्ट की तारीखों का ऐलान किया है। इस तरह की खबरें आ रही है। कोरोना के चलते सीबीएसई ने 14 अप्रैल को इस साल होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। अब बोर्ड ने छात्रों के लिए नई अंक निर्धारण नीति घोषित की है और इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट तैयार करने के लिए हर स्कूल को एक 8 सदस्यीय रिजल्ट कमेटी बनानी होगी। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा मैथ्स, सोशल साइंस और 2 लैंग्वेज टीचर होंगे। कमेटी में 2 टीचर पड़ोस के स्कूल से भी रखने होंगे। इस तरह से एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बड़ी खबर आई है, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए अपडेट है। व्हाट्सएप में नया फीचर आया है और इस फीचर की वजह से आप फोटो और वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बदल जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप ने चैट्स के दौरान भेजे जाने वाले फोटोज और वीडियोज का जो साइज है वो थोड़ा बढ़ाया है, जिससे यूजर को इन्हें देखने में और ज्यादा सहूलियत होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि अब
अब फोटो और वीडियो जो है वो बड़े फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे। व्हाट्सएप ने इस नए अपडेट को लेकर ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है। योगी सरकार की बड़ी पहल, गर्भवती महिलाओं के इलाज को लेकर हर जिले में एक अस्पताल आवंटित। वायरस महामारी के इस समय में गर्भवती महिलाओं के इलाज को लेकर यूपी सरकार ने राज्य के हर जिले में एक अस्पताल आरक्षित करने का फैसला किया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 102 एम्बुलेंस को भी गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से राज्य में गर्भवती महिलाओं के इलाज को लेकर एक बड़ी जो चिंता है वो दूर हुई है। साथ ही अगला बड़ा अपडेट देख सकते हैं, गूगल ने बनाई प्ले स्टोर के लिए नई गाइडलाइंस, हटाएगा गलत नाम और ग्राफिक्स वाले ऐप। गूगल अपनी गाइडलाइंस को लेकर हमेशा सतर्क रहता है और ऐसे में गूगल ने प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप के लिए नई गाइडलाइन की घोषणा की है और इसके तहत प्ले स्टोर पर गलत जानकारी के साथ मौजूद ऐप को हटाना है। टाइटल में कैप्स, स्पेशल कैरेक्टर या इमोजी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ऐप के नाम में ऐसा होगा तब इसको अलाउ किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, विवाह समारोह में अब अधिकतम 25 को ही अनुमति। सीएम राहत कोष से आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड राज्य को लेकर ये अपडेट खबर देख पा रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या नए सिरे से तय कर दी है। अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस आशय के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, रियलमी की नई स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है। इसमें आपको 80 से ज्यादा स्पोर्ट्स फीचर्स मिलेंगे। एक बार चार्ज करने पर इसकी बैटरी 12 दिन तक चलेगी। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, WHO ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना के कोविड-19 टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अमेरिकी टीका निर्माता कंपनी के अलावा अब तक एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोनटेक और जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को WHO आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दे चुका है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में नेशनल पार्क और चिड़ियाघर 15 मई तक बंद रहेंगे। साथ ही कर्मियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य है। वन्य जीवों में भी कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड में दोनों टाइगर रिजर्व, सभी 6 नेशनल पार्क, 7 अभ्यारण्य, 4 कंजर्वेशन रिजर्व और दोनों चिड़ियाघर 15 मई तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। निकाय चुनाव में 10 में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 2 मई को होगा और इन नतीजों के पहले ही बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में 10 सीटों पर हुए नगर निकाय चुनाव में से कांग्रेस ने 7 पर जीत दर्ज कर बीजेपी को करारा झटका दिया है। इन चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक जगह जीत मिली है। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, LPG गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट आ चुका है। घरेलू LPG सिलेंडर के दामों को लेकर अपडेट जानकारी आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर प्राइस को लेकर कमी या बढ़ोतरी देखने को मिलती है या फिर जो रेटें पहले चल रही थी वही रेटें अपडेट कर दी जाती हैं। तो इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 1 मई को कोई भी बदलाव नहीं किया गया, यानी पिछले महीने अप्रैल के महीने में जो रेट चल रही थी वही रेट इस महीने में चलेगी। इसके अलावा जो अपडेट देखने को मिला वो ये आप देख पा रहे हैं, गैस कंपनियों ने कॉमर्शियल यूज में आने वाले जो 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत है इसमें 45.5 रुपए की कटौती कर दी है। लेकिन घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई भी राहत नहीं मिली है, यानी घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अप्रैल के महीने में 10 रुपए सिलेंडर सस्ता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आई है। कृषि मंत्री की घोषणा, मंडी कर्मचारियों की कोरोना से जान चले जाने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कृषि मंत्री ने उपार्जन कार्य में लगे मंडी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी घोषणा की है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, राजस्थान को लेकर आया है। राजस्थान में कोरोना की रोकथाम के लिए और सख्त हो गई है गाइडलाइन। गहलोत सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। साथ ही राजस्थान सरकार ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन जारी की है और राजस्थान में 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। वही दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान उपचुनाव की मतगणना को लेकर अपडेट। राजस्थान में 3 सीटों के लिए उपचुनाव के जो परिणाम है वो आज 2 मई को घोषित होंगे। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा सीटों के उपचुनाव में डाले गए मतों की गणना के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है और आज रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी पहल, रोज 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन बढ़ा दिया है। 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 1 लाख से अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। बड़ी खबर, कोरोना काल में झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, राशन कार्ड धारकों को मई जून का राशन एक साथ मिलेगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड में 31 मई तक 57 लाख राशन कार्ड धारकों और 13 नए राशन कार्ड धारकों को राशन पहुंचा दिया जाएगा। मई और जून का राशन एक साथ देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, यदि किसी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड नहीं होगा तब भी सरकार उसकी मदद करेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। कुछ हफ्तों के लिए बंद करो देश, तब सुधरेंगे हालात। अमेरिकी डॉक्टर ने भारत को
को सलाह दी है। बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर फौची ने कहा है कि बेकाबू हो रहे कोरोना की वजह से भारत इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है और ऐसे में तत्काल रूप से देश में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तरह से तांडव मचा रखी है वह बेहद ही चिंताजनक है और इस चेन को तोड़ने के लिए कुछ हफ्तों के लिए देश को तत्काल बंद करने की जरूरत है। लॉकडाउन लागू करने से कोविड पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी एस फौची ने कही है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मई के पहले दिन टूटा रिकॉर्ड कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट की जानकारी में ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 4,01,993 नए मामले सामने आए हैं। 4,01,993 नए मामले बेहद ही चौंकाने वाला अपडेट है और इसके अलावा बीते 24 घंटे में 3,523 लोगों ने जान गंवा दी है। हमारे देश में अभी एक्टिव मामलों की संख्या 32,68,710 है। देश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, बीते 24 घंटे में 63,282 नए मामले सामने आए और 802 लोगों की जान गई है। इसके अलावा गुजरात में बीते 24 घंटे में 13,847 नए मामले सामने आए, 172 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली को लेकर भी आप अपडेट देख पा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली सरकार ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना से 412 लोगों की जान गई, 25,219 नए मामले सामने आए। इसके अलावा राजस्थान में बीते 24 घंटे के दौरान 17,652 नए मामले सामने आए, 160 लोगों की जान गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस लगातार कहर ढा रहा है और हर बीतते दिन के साथ कोरोना संक्रमण विकराल होता जा रहा है। अच्छा, उत्तराखंड को लेकर भी अपडेट देख पा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 5,493 नए मामले सामने आए, 107 लोगों की जान गई है। केरल में 35,636 नए मामले सामने आए, 48 लोगों की जान गई है। केरल में भी वायरस का कहर लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 30,317 नए मामले सामने आए, 303 लोगों की संक्रमण की वजह से जान चली गई है। साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँव में कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिवार के सदस्य को 5,000 रुपए का भुगतान किया जाए, इस तरह के निर्देश भी जारी किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, बंगाल में कोरोना के कारण बढ़ाई गई सख्तियां, शादियों और सभाओं में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। राज्य में पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए अब शादियों और सभाओं में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बड़ी खबर आई है, एक्सिस बैंक खाताधारकों को झटका, अब 1,000 रुपए निकालने पर देना होगा डबल चार्ज। साथ ही इन सर्विसेज के लिए भी पैसे लगेंगे। 1 मई से ही एक्सिस बैंक खाताधारकों को बैंक की तमाम सर्विसेज का लाभ लेने के लिए डबल चार्जेस देने होंगे। एक्सिस बैंक से 1,000 रुपए निकालने पर अब 5 की जगह 10 रुपए चार्ज भरने पड़ेंगे। इसके अलावा SMS समेत दूसरी सुविधाओं को जारी रखने के लिए भी आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर कई तरह के चार्जेस को बढ़ा दिया है। डिटेल जानकारी और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और अपडेट खबरें चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है क्रिकेट को लेकर, IPL को लेकर। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के मैच नंबर 27 में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से मात दी है, यानी मुंबई ने 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने करीब 1,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 19 मई तक आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 2 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आ चुका है। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में दिन के तापमान में गिरावट की आशंका है, जिसकी वजह से 2 मई से हीट वेव लगभग सभी जगहों से हट जाएगी। साथ ही जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु के कुछ इलाके, गुजरात के पूर्वी हिस्सों और दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा के कुछ इलाके, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर तेज बरसात देखने को मिल सकती है। साथ ही उत्तर पूर्व बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और केरल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सोपड़ा साफ है। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं पंचायत चुनाव के नतीजे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल ने लहराया परचम है। अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। तो वहीं पर
अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर नकारा भारतीय जनता पार्टी को। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी जीत, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हुई जमानत जब्त है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार में कोरोना हुआ बेकाबू। पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,534 नए मामले। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के भाई का कोरोना से हुआ निधन है। बिहार में 15 साल के शासन में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट कर दी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में ऑक्सीजन का भारी संकट है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा कि 3 मई से पहले ठीक करे आपूर्ति। 20 अप्रैल से लगातार आदेश दे रहा है दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन मान नहीं रही है मोदी सरकार है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी हार गई चुनाव। जी हां दोस्तों, नंदीग्राम में वोटों की गिनती दोबारा कराने के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अनुरोध को चुनाव आयोग ने किया खारिज है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है कि नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी की है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन है। नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुबेदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हराया। चुनाव आयोग से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सुबेदु अधिकारी की जीत का किया था ऐलान है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो हारे विधायक का चुनाव। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जीत पर बाबुल सुप्रियो का फेसबुक पोस्ट है। बंगाल की जनता ने क्रूर महिला को वोट दिया है। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लेकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें, ताकि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन को प्रतिबंध करवाया जा सके और 2024 के लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जा सके। आज की पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। जन दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सोपड़ा साफ है। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे पंचायत चुनाव के नतीजे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल ने लहराया परचम है। अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावों के साथ साथ कल उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों का भी दिन था और देर शाम होते होते उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए थे। आपको बता दें दोस्तों कि रात्रि के समय में कुछ समय के लिए पंचायत चुनाव की मतगणना को रोका गया है और शेष मतगणना आज भी जारी रहेगी। ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य और बीडीसी के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। देर रात तक ज्यादातर नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन सबकी नजरें जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव के ऊपर टिकी है, जो आज सुबह शुरुआत हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पार्टियां अपने अधिकृत उम्मीदवारों के साथ लड़ रही है और इसी में तय होगा कि पंचायत चुनाव में किस पार्टी ने बाजी मारी है। आपको बता दें दोस्तों कि सिर्फ जिला पंचायत सदस्य के चुनाव ही तय करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, तो ऐसे में सभी की नजरें वहीं पर टिकी है। हालांकि जो शुरुआती रुझान सूत्रों के द्वारा सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कई जगह पर दूसरे दलों से आगे दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है और जिलों के अंदर तैनात कल तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग हर जिले के अंदर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कई जगह आगे है, लेकिन हर जगह उसे समाजवादी पार्टी से सामना करना पड़ रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बागपत और मथुरा
मथुरा ऐसे जिले हैं जो राष्ट्रीय लोक दल के गढ़ माने जाते हैं। इन दोनों जिलों में राष्ट्रीय लोक दल भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रही है और सूत्रों के मुताबिक बागपत में 20 में से 15 सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल आगे है, तो वहीं पर मथुरा में भी लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल ने बढ़त बना रखी है। इसका सीधा सा मतलब ये दिखाई दे रहा है कि जाट लैंड हो या फिर जहां किसानों की नाराजगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सोपड़ा साफ हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि गोरखपुर और वाराणसी में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने कड़ी चुनौती पेश की है। तो वहीं पर कन्नौज जो डिंपल यादव का संसदीय क्षेत्र रहा था और पिछला संसदीय चुनाव डिंपल यादव हार गई थी, इस बार के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी कन्नौज में अपनी राजनीतिक जमीन बचाती हुई नजर आ रही है। आज की अगली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। जहां दोस्तों नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। नंदीग्राम में वोटों की गिनती दोबारा कराने के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अनुरोध को चुनाव आयोग ने किया खारिज। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है कि नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर फिर से मतगणना कराने के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अनुरोध को खारिज कर दिया है। नंदीग्राम में दिन भर चली मतगणना में कभी सुबेदु अधिकारी आगे चलते रहे तो कभी ममता बनर्जी आगे दिखी, लेकिन आखिर में सुबेदु अधिकारी को विजय घोषित किया गया। शुरुआती रुझानों में कई बार सुबेदु अधिकारी ममता बनर्जी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने बढ़त बना ली थी और अंत में कांटे की टक्कर में सुबेदु अधिकारी ममता बनर्जी के ऊपर भारी पड़े। आपको बता दें दोस्तों कि दिन भर चली मतगणना के बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हार जाने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने मतगणना प्रक्रिया को गड़बड़ घोषित किया था और ममता बनर्जी ने दुर्भावना का आरोप लगाया था और कहा था कि वह अदालत का रुख करेगी और नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ममता बनर्जी ने कहा था कि जनता का चाहे जो भी फैसला हो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। नंदीग्राम एक बलिदान था जो बड़ी जीत के लिए जरूरी था। हमने राज्य को जीत लिया है। आधिकारिक नतीजे आने से पहले घंटों तक भ्रम की स्थिति रही क्योंकि मीडिया के एक धड़े में अधिकारी के ऊपर ममता की जीत की खबर चलने लगी थी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर दोबारा मतदान कराने की मांग की थी। आपको बता दें दोस्तों कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ की गई है और उनकी संख्या के अंदर विसंगति है। मतदान प्रक्रिया भी बार बार रोकी गई और उसकी जानकारी चुनाव अधिकारियों को नहीं दी गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के पक्ष में पड़े वैध मतों को खारिज कर दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अमान्य मतों को भी गिना गया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने दोबारा मतों की गिनती कराने से पीठासीन अधिकारी ने इनकार करते हुए कानून के लिए खराब करार दिया है। तो इसी बीच अधिकारी ने ट्वीट करते हुए उनके पक्ष में मतदान करने और उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी का हार जाना एक प्रकार से असमंजस और अविश्वसनीय लग रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी जीत का दावा कर रही थी उतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर 77 सीटों के ऊपर सिमट गई है, जबकि ममता बनर्जी पिछली बार के मुकाबले इस बार तीन सीटें ज्यादा जीती है और 217 सीटों के ऊपर ममता बनर्जी ने कब्जा जमाया है। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बुरी तरह से सापड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी और अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं गई है और यही कारण है कि इन पार्टियों की हार की वजह से ही ममता बनर्जी को बंगाल में इतनी बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख ममता बनर्जी बड़े फासले से चुनाव जीत गई है, लेकिन खुद नंदीग्राम में बहुत ही कम वोटों से चुनाव हार गई है और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की बंगाल की बड़ी
बड़ी और असाधारण जीत की चमक को धूमिल करने के लिए बार बार नंदीग्राम में उनकी हार की चर्चा कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार का शोर मचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव कर रही है, क्योंकि बंगाल का चुनाव नरेंद्र मोदी बना ममता बनर्जी बन गया था। कहा जा सकता है कि बंगाल की हार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्य की राजनीति के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। देश का ध्यान इस ओर नहीं जाए, इसलिए ममता बनर्जी नंदीग्राम की हार का उसे बहाना मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी बार बार नंदीग्राम की हार, ममता बनर्जी की हार को मीडिया में प्रेषित कर रही है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोरोना के कारण ओडिशा में लगा है 14 दिनों का लॉकडाउन। 5 मई से जारी होगा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने 14 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूपी से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। लाखों श्रमिकों को मिलेगा 2 बीमा योजना का लाभ, वो 5 मई से मुफ्त राशन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा कवर देने का निर्णय लिया। इसके अलावा उन्हें 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। सीएम ने उनकी सरकार ने पिछले कोरोना लहर में 54 लाख श्रमिक रोजगार जनों को भरण पोषण भत्ता दिया था। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। सभी के राशन पोषण भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस बार भी चिंता मत कीजिए, 5 मई से राशन मुफ्त मिलने जा रहा है। साप्ताहिक बंदी में श्रमिकों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगली खबर आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। बहुत जल्द बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। एटीएफ के उछाल आपको यह संकेत दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। मैं आपको बता दूं, जो सोना 47,027 था वो 46,743, वहीं जो चांदी 68,567 था वो 68,350 हो चुका है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कई राज्यों के शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। महाराष्ट्र में स्कूल बनने वाले हैं कोविड सेंटर। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर को बिल्कुल विस्तार से क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूल और कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने का फैसला दिया है। कई राज्य सरकारों ने स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है, जिसके चलते स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होगी। महाराष्ट्र में 13 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। 1 मई 2021 से 13 जून तक राज्य के सभी स्कूल में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद ही स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। वहीं पालघर में एकलव्य गुरुकुल स्कूल में 100 बेड वाले कोविड देखभाल केंद्र में तब्दील कर दिया जाएगा। दिल्ली में 9 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। यूपी में सभी शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया गया है। नागालैंड में भी बंद। राजस्थान में 6 जून तक स्कूलों में छुट्टियां हैं, तो हरियाणा में 31 मई तक छुट्टियां दी गई है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 17 मई तक बढ़ाया गया है कर्फ्यू। सड़क पर दिखे तो मौके पर होगा टेस्ट। पॉजिटिव आने पर 15 दिन आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। रोज आने वाले नए केस की संख्या को कम करने के लिए घरों सरकार ने राज्य में कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया। अब राजस्थान में इसका समय बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया। इसके साथ ही नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगली खबर आ रही है कोरोना की वजह से मुंबई के 5 सेंटर्स पर रविवार से 18 मई के लिए शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। रविवार से मुंबई के 5 सेंटर पर 18 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इन सभी सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो सकेगा। हर सेंटर पर 500 मुंबई वासियों को टीका लगाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोरोना की रफ्तार पर एम्स के डॉक्टर की चिंता। स्वास्थ्य मंत्री के सामने लॉकडाउन की गुहार लगाई। डॉक्टर ने कहा 10-12 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। तीसरी और चौथी लहर भी भारत में आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दूसरी लहर को बताया बड़ी चुनौती। I don't say lockdown, periods like 10 days or 12 days and then opening up and then 10... फैसला बढ़ते हुए केसेस के मद्देनजर हरियाणा राज्य में जहां 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा,
कोरोना से बिगड़े हुए हालात के बीच में खट्टर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। 48 घंटे में करीब 27,000 केस सामने आए हैं और 270 मौत हुई है, जिसके बाद ये आंकड़ा अब जा पहुंचा है 5,14,888 का और 4,486 मरीजों की मौत हरियाणा राज्य में हुई है, जिसके बाद बड़ा फैसला लिया गया। अनिल विज ने इसका ऐलान किया कि अब एक हफ्ते का 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन राज्य में रहेगा। अब क्यों ये जरूरत आन पड़ी कि हरियाणा को लॉक करना पड़ा? संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, उसकी तस्वीर आपको ग्राफिक वॉल के जरिए मैं दिखाना चाहूंगी, जहां पर बढ़ते हुए आंकड़ों ने इस राज्य की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे पहले 2 मई का आंकड़ा आपके सामने है, जहां पर 13,222 नए केस आए, 145 लोगों की जान चली गई है। 1 मई को यह आंकड़ा आया 13,588 केस और 125 लोगों की जान चली गई है। और इसके साथ अब अगली तारीख रही है 30 अप्रैल की, जब 13,833 केस आए और 98 लोगों की मौत हो गई। 29 अप्रैल यानी कि उससे एक दिन पहले 13,947 ये आंकड़ा था, 97 लोगों की जान चली गई थी। और 28 अप्रैल को 12,444, ये बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में, 95 लोगों की जान चली गई। और ये ग्राफ इसी तरीके से ऊपर बढ़ता रहा और जो लेटेस्ट आंकड़ा 2 मई का था 13,222 का और 145 लोगों की जान चली गई। और ये मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब संपूर्ण लॉकडाउन 7 दिन के लिए हरियाणा में रहने वाला है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच में हरियाणा की तरफ से क्या नई गाइडलाइंस है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यानी कि उन जरूरी चीजों का जिसको आपको ख्याल रखना होगा, किस चीज की छूट है, क्या बाधित है, वो भी जान लीजिए। इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि बिजली, पानी, सैनिटेशन, सिविल डिफेंस, पुलिस, होमगार्ड, ये काम करते रहेंगे इन 7 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल लैब्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर हैं और जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो जारी रहने वाली हैं, उसे बाधित नहीं किया गया है। राशन की दुकान, फल, सब्जियों की दुकानें कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही खुलेंगी। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करना होगा। इसके साथ ही जो बैंक्स हैं, एटीएम हैं, वो कोविड नियमों के साथ यानी कि गाइडलाइंस के साथ काम करेंगे। जो प्राइवेट और सरकारी उद्योग हैं वो खुले रहेंगे। कर्मचारी कार्यस्थल पर रहेंगे। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके लिए निजी गाड़ियां चलेंगी और 50% क्षमता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेंगे। साथ ही स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर यह फैसला लिया गया है कि इन्हें 7 दिन के दौरान बंद रखा जाएगा। साथ ही मॉल, होटल, बार, सिनेमा, साथ ही जिम, स्पा, ये जो सर्विसेज हैं इन्हें बंद रखा जाएगा। सेंटर्स को बंद रखा जाएगा। कोई किसी भी तरीके का सामाजिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन या फिर मनोरंजन, खेल से जुड़ा आयोजन नहीं होगा। धार्मिक स्थल बंद रहने वाले हैं। शादियों में 30 लोग इंडोर और 50 लोग आउटडोर, इसी की इजाजत दी गई है। और फैसला यह है कि 7 दिन जैसे ही हरियाणा को लॉक करेंगे, पूर्ण लॉकडाउन करेंगे, कोशिश ये होगी कि इस चेन को ब्रेक किया जाए ताकि बढ़ते हुए संक्रमण के आंकड़ों को रोका जाए। और बड़ी खबर यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है। दरअसल जो कोरोना की दूसरी लहर से विस्फोट हुआ है उसे काबू में करने के लिए उपाय सोचे जाए, ये कोर्ट ने कहा है। केंद्र और राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र और राज्य सरकारें। रविवार रात को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो लिया, जिसके बाद नसीहत दी गई है केंद्र और राज्य सरकारों को कि क्या उपाय होने चाहिए, कैसे ये जो दूसरी लहर जिससे संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है इस पर काबू पाया जाए, इसके उपायों पर ध्यान दिया जाए और साथ ही लॉकडाउन पर भी केंद्र और राज्य सरकारें विचार करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कोरोना विस्फोट पर। और ब्रेकिंग न्यूज ये कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को अमेरिका से बड़ी मदद मिली है। अमेरिका ने भारत को 1,25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए हैं। अमेरिका ने स्पेशल जहाज से लाखों रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे हैं और ये बड़ी राहत होगी भारत के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग लगातार भारत में बनी हुई है कोरोना से जंग जीतने के लिए और ऐसे में यूएस की तरफ से ये बड़ी मदद, स्पेशल जहाज से लाखों 1,25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अमेरिका ने भारत को भेजे। देश में कोरोना की रफ्तार को लेकर जिसमें थोड़ी कमी दर्ज की गई है। 4 लाख के नीचे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आ चुका है। पिछले 24 घंटे में 3,69,942 नए केस सामने आए और एक दिन में वायरस से
3,400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 3,421 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और 2,99,800 लोग कोरोना वायरस से ठीक पिछले 24 घंटे में हुए हैं। ये कोरोना की रफ्तार जिसमें थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है, गिरती हुई कमी दर्ज की गई है, क्योंकि 4 लाख से नीचे अब संक्रमितों का आंकड़ा आ चुका है। इस वक्त कोरोना वायरस की विभीषिका क्या है, ये ना तो आपको बताने की जरूरत है और ना हमें समझाने की। वायरस के सबसे पावरफुल अटैक से देश दुनिया में जो कोहराम मचा हुआ है, उसकी हर तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर लगातार देख रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में दुनिया के 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने वायरस पर विजय पाली है। इन 7 देशों में कोरोना का नाम सुनकर किसी को डर नहीं लगता। आखिर ये 7 देश कौन से हैं, देखिए ये रिपोर्ट। जिस वक्त हिंदुस्तान, रूस, ब्राजील और सुपर पावर अमेरिका अपना पूरा फोकस और अपनी पूरी ताकत वायरस के खिलाफ झोंक रहे हैं, वहीं दुनिया के नक्शे पर 7 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वायरस के खिलाफ जंग करीब करीब जीत ली है। ब्रिटेन का एक छोटा सा ओवरसीज हिस्सा है जिब्राल्टर। यह स्पेन से सटा हुआ है। आज की तारीख में इस मुल्क में कोरोना का खौफ खत्म हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह जिब्राल्टर ने अपनी पूरी आबादी को टीका लगवा दिया। जिब्राल्टर की पूरी आबादी करीब 34,000 है और हर शख्स को वैक्सीन लग चुकी है। जिब्राल्टर में करीब 10,000 आबादी स्पेन के लोगों की है जो यहाँ अस्थायी तौर पर काम करते हैं। इन 10,000 लोगों को भी वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 14 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच यहाँ कोरोना का सिर्फ एक मरीज था। यूरोपीय देश आइसलैंड ने 6 अप्रैल से ही अपनी जमीन को सैलानियों के लिए खोल दिया है। हालांकि सैलानियों को अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। आइसलैंड में कोरोना से अब तक सिर्फ 29 मौतें हुई हैं और यहाँ हर हफ्ते औसतन सिर्फ 14 केस ही सामने आ रहे हैं। आइसलैंड ने कोरोना का पहला मरीज मिलने से 2 महीने पहले ही अपने यहाँ नेशनल पेंडेमिक प्लान लागू कर दिया। इसके तहत जनवरी में ही इस देश में आइसोलेशन, क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे विकल्पों पर काम शुरू हो गया था। इसीलिए आज इस देश में वायरस का खौफ किसी को नहीं। वायरस को छुट्टी पर भेजने वाले मुल्कों में तीसरे नंबर पर है माल्टा। इस यूरोपीय देश में हर रोज 60 से भी कम संक्रमित सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के 16 महीनों में यहां वायरस से सिर्फ 411 जाने गई हैं। माल्टा सरकार ने कठोर प्रतिबंध लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। कोरोना के खिलाफ सबसे प्रभावशाली ढंग से जंग लड़ने वालों में अगला नाम है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड कोविड फ्री घोषित होने वाला पहला देश बना था। न्यूजीलैंड की इस कामयाबी के पीछे सॉलिड वजह है। न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले अपनी सीमा सील की थी। इसके अलावा यहाँ का क्वारंटीन नियम भी सबसे बेहतर था। कोरोना के खतरे को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग और एपिडेमियोलॉजी की मदद लेने वाला न्यूजीलैंड पहला देश था और आज इसी मॉडल को कई देश अपना रहे हैं। न्यूजीलैंड में कोरोना से अब तक सिर्फ 26 लोगों की मौत हुई है और महज 2600 लोग संक्रमित हुए हैं। 19 अप्रैल को इजराइल ने यह ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया कि अब वहां मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं। इजराइल में 16 साल से अधिक उम्र के 81% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी हैं और यहां हर हफ्ते औसतन 130 केस ही सामने आ रहे हैं, यानी हर रोज 20 से भी कम। इसीलिए इजराइल ने कोरोना मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। इन 5 देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड भी उन देशों में शामिल हैं जहां वायरस पर ब्रेक लग गया है। एक चीज तो हर 7 देश में कॉमन है, जहां सरकार के कठोर फैसलों के साथ नागरिकों का अनुशासनात्मक रवैया भी कोविड वायरस को खदेड़ने के लिए जिम्मेदार है। नागरिकों ने खुद वायरस के खिलाफ सख्ती की, पब्लिक गैदरिंग को टाला, साफ सफाई का ध्यान रखा, मास्क लगाया, तभी ये दिन मयस्सर हुआ है। और बड़ी खबर यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है। दरअसल जो कोरोना की दूसरी लहर से विस्फोट हुआ है, उसे काबू में करने के लिए उपाय सोचे जाए, ये कोर्ट ने कहा है। केंद्र और राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र और राज्य सरकारें।
रविवार रात को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो लिया, जिसके बाद नसीहत दी गई है केंद्र और राज्य सरकारों को कि क्या उपाय होने चाहिए, कैसे ये जो दूसरी लहर जिससे संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है इस पर काबू पाया जाए, इसके उपायों पर ध्यान दिया जाए और साथ ही लॉकडाउन पर भी केंद्र और राज्य सरकारें विचार करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कोरोना विस्फोट पर। और ब्रेकिंग न्यूज ये कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को अमेरिका से बड़ी मदद मिली है। अमेरिका ने भारत को 1,25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए हैं। अमेरिका ने स्पेशल जहाज से लाखों रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे हैं और ये बड़ी राहत होगी भारत के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग लगातार भारत में बनी हुई है कोरोना से जंग जीतने के लिए और ऐसे में यूएस की तरफ से ये बड़ी मदद स्पेशल जहाज से लाखों 1,25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अमेरिका ने भारत को भेजे। देश में कोरोना की रफ्तार को लेके जिसमें थोड़ी कमी दर्ज की गई है। 4 लाख के नीचे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आ चुका है। पिछले 24 घंटे में 3,69,942 नए केस सामने आए और एक दिन में वायरस से 3,400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 3,421 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और 2,99,800 लोग कोरोना वायरस से ठीक पिछले 24 घंटे में हुए हैं। ये कोरोना की रफ्तार जिसमें थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है, गिरती हुई कमी दर्ज की गई है क्योंकि 4 लाख से नीचे अब संक्रमितों का आंकड़ा आ चुका है। इस वक्त कोरोना वायरस की विभीषिका क्या है ये ना तो आपको बताने की जरूरत है और ना हमें समझाने की। वायरस के सबसे पावरफुल अटैक से देश दुनिया में जो कोहराम मचा हुआ है उसकी हर तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर लगातार देख रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में दुनिया के 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने वायरस पर विजय पाली है। इन 7 देशों में कोरोना का नाम सुनकर किसी को डर नहीं लगता। आखिर ये 7 देश कौन से हैं, देखिए ये रिपोर्ट। जिस वक्त हिंदुस्तान, रूस, ब्राजील और सुपर पावर अमेरिका अपना पूरा फोकस और अपनी पूरी ताकत वायरस के खिलाफ झोंक रहे हैं, वहीं दुनिया के नक्शे पर 7 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वायरस के खिलाफ जंग करीब करीब जीत ली है। ब्रिटेन का एक छोटा सा ओवरसीज हिस्सा है जिब्राल्टर। यह स्पेन से सटा हुआ है। आज की तारीख में इस मुल्क में कोरोना का खौफ खत्म हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह जिब्राल्टर ने अपनी पूरी आबादी को टीका लगवा दिया। जिब्राल्टर की पूरी आबादी करीब 34,000 है और हर शख्स को वैक्सीन लग चुकी है। जिब्राल्टर में करीब 10,000 आबादी स्पेन के लोगों की है जो यहाँ अस्थायी तौर पर काम करते हैं। इन 10,000 लोगों को भी वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 14 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच यहाँ कोरोना का सिर्फ एक मरीज था। यूरोपीय देश आइसलैंड ने 6 अप्रैल से ही अपनी जमीन को सैलानियों के लिए खोल दिया है। हालांकि सैलानियों को अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। आइसलैंड में कोरोना से अब तक सिर्फ 29 मौतें हुई हैं और यहाँ हर हफ्ते औसतन सिर्फ 14 केस ही सामने आ रहे हैं। आइसलैंड ने कोरोना का पहला मरीज मिलने से 2 महीने पहले ही अपने यहाँ नेशनल पेंडेमिक प्लान लागू कर दिया। इसके तहत जनवरी में ही इस देश में आइसोलेशन, क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे विकल्पों पर काम शुरू हो गया था। इसीलिए आज इस देश में वायरस का खौफ किसी को नहीं। वायरस को छुट्टी पर भेजने वाले मुल्कों में तीसरे नंबर पर है माल्टा। इस यूरोपीय देश में हर रोज 60 से भी कम संक्रमित सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के 16 महीनों में यह वायरस से सिर्फ 411 जाने गई हैं। माल्टा सरकार ने कठोर प्रतिबंध लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। कोरोना के खिलाफ सबसे प्रभावशाली ढंग से जंग लड़ने वालों में अगला नाम है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड कोविड फ्री घोषित होने वाला पहला देश बना था। न्यूजीलैंड की इस कामयाबी के पीछे सॉलिड वजह है। न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले अपनी सीमा सील की थी। इसके अलावा यहाँ का क्वारंटीन नियम भी सबसे बेहतर था। कोरोना के खतरे को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग और एपिडेमियोलॉजी की मदद लेने वाला न्यूजीलैंड पहला देश था और आज इसी मॉडल को कई देश अपना रहे हैं।
न्यूजीलैंड में कोरोना से अब तक सिर्फ 26 लोगों की मौत हुई है और महज 2600 लोग संक्रमित हुए हैं। 19 अप्रैल को इजराइल ने ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया कि अब वहां मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं। इजराइल में 16 साल से अधिक उम्र के 81% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी हैं और यहां हर हफ्ते औसतन 130 केस ही सामने आ रहे हैं, यानी हर रोज 20 से भी कम। इसीलिए इजराइल ने कोरोना मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। इन 5 देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड भी उन देशों में शामिल हैं जहां वायरस पर ब्रेक लग गया है। एक चीज तो हर 7 देश में कॉमन है, जहां सरकार के कठोर फैसलों के साथ नागरिकों का अनुशासनात्मक रवैया भी कोविड वायरस को खदेड़ने के लिए जिम्मेदार है। नागरिकों ने खुद वायरस के खिलाफ सख्ती की, पब्लिक गैदरिंग को टाला, साफ सफाई का ध्यान रखा, मास्क लगाया, तभी ये दिन मयस्सर हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती ममता बनर्जी की टीएमसी, लेकिन ममता बनर्जी के साथ बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में कर दिया बड़ा खेला। जी हां, बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी ने 200 से ऊपर सीटें जीतकर अपनी सरकार बना दी है और बीजेपी सिर्फ 80 सीट ही जीत पाई है। लेकिन भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने ममता को 2000 वोटों से हराकर ममता के साथ खेला कर दिया है। यह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट राज्य की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी विजयी हुए हैं, जिन्होंने दीदी को हराया है। शुभेंदु अधिकारी लगातार यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चुनाव आयोग ने गलती से ममता को विजय घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में शुभेंदु अधिकारी को विजेता घोषित कर दिया गया। इस पर ममता बनर्जी बुरी तरह बौखला गई, लेकिन बाद में ममता ने हार को स्वीकार कर लिया। अधिकारी ने चुनाव से पहले टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस सीट पर चुनाव के दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। कुछ शिकायतों के बावजूद नंदीग्राम में वोटिंग ठीक रही और वोटर्स ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच मुकाबला काफी कांटेदार रहा। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की इस जीत पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के प्रदर्शन पर बधाई दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोगों ने विध्वंसकारी और विभाजनकारी बलों को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के पास सत्ता बरकरार रहने की संभावना के बीच वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोमवार को बधाई दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मतगणना में 292 में से 285 सीटों के रुझानों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 202 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि बीजेपी 78 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जबरदस्त जीत के लिए ममता जी को बधाई, क्या मुकाबला है, पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जीत पर बधाई दे दी है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू ममता और टीएमसी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपा के नेताओं के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को बधाई देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की ममतामयी जनता को कोटि कोटि बधाई हो, हार्दिक साधुवाद। आज जब पूरा देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर से अपनी ममता और भरोसा अपनी दीदी में ही दिखा है। यह जनता के स्नेह और विश्वास की जीत है, ममता बनर्जी के दृढ़ और कुशल नेतृत्व की जीत है। पश्चिम बंगाल में परिणामों के आने के साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के समर्थकों ने राज्य में जगह जगह इकट्ठा होकर जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि चुनाव आयोग ने कड़ी चेतावनी दी थी कि कोई भी पार्टी जीतने के बाद जीत का जश्न नहीं मना पाएगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ को रोकने के लिए तत्काल एक्शन लेने को कहा है और लोगों पर एफआईआर करने को बोला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हैट्रिक जीत का अभिनंदन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया है और जीत की बधाई दी है। शरद पवार ने भी फोन पर और ट्वीट करके इस विजयी हैट्रिक के लिए ममता बनर्जी का अभिनंदन किया है। पवार ने लिखा है, यह विस्मित कर देने वाली जीत के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हम भविष्य में भी लोगों के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे और कोरोना संकट का भी मिलकर सामना करेंगे। शरद पवार ममता बनर्जी के समर्थन में चुनावी सभाएं करने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं जा पाए थे। उधर पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कह दिया था कि ममता दीदी को हराना आसान नहीं है। भाजपा ने राष्ट्रीय नेताओं की पूरी फौज पश्चिम बंगाल में उतार दी, सारी तैयारियां की, निवेश किए, पूरा जोर लगाया। इस मेहनत की तारीफ करनी होगी, लेकिन ममता दीदी का शौर्य कायम रहेगा। 5 राज्यों के चुनावों में सिर्फ तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन 2 राज्यों में सत्ता बदलेगी।
बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार को भारी बहुमत यानी कि 200 प्लस सीटें जीतकर हरा दिया है। इस पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। कंगना ने ममता बनर्जी की जीत पर कहा है कि बंगाल में अब कोई इलाका हिंदू नहीं बचा है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या ममता की सबसे बड़ी ताकत हैं। इस ट्रेंड के हिसाब से पता चलता है कि वहां कोई हिंदू बहुल इलाका नहीं बचा है और डेटा के मुताबिक बंगाली मुसलमान सबसे गरीब और वंचित हैं। बढ़िया है, एक और कश्मीर बन रहा है। कंगना रनौत 2021 विधानसभा चुनावों के बीच लगातार अपनी बात रखती आई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में कोरोना की भयानक महामारी के बीच कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने बीवी बच्चों के साथ छोड़ा देश। मिल रही थी खतरनाक धमकी। जी हां, भारत में लगातार वैक्सीन की मांग बढ़ती जा रही है। इसी बीच कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कोविड-19 की वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर अपने ऊपर भारी दबाव की बात कही है। केंद्र सरकार से सिक्योरिटी मिलने के बाद पहली बार अदार पूनावाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शिवसेना के गुंडे उनकी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर उन्हें धमका रहे थे और वैक्सीन की मांग कर रहे थे। पूनावाला ने बताया कि भारत के पावरफुल लोग आक्रामक रूप से कॉल करके कोविशील्ड वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और व्यावसायिक लोगों के आक्रामक फोन आ रहे हैं। सब के सब उन्हें जल्द से जल्द कोविशील्ड की आपूर्ति के लिए कह रहे हैं। पूनावाला ने यह आरोप लगाया है कि वैक्सीन को लेकर भारत के कई शक्तिशाली लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब भार उनके कंधों पर पड़ रहा है, जबकि यह काम उनके अकेले के वश का नहीं है। इससे पहले 40 वर्षीय पूनावाला ने बताया था कि वे दबाव के चलते अपनी बेटी और पत्नी के साथ लंदन आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ज्यादा समय तक इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति में यानी कि भारत में फिर से नहीं जाना चाहता। सब कुछ मेरे कंधे पर आ गया है, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 3 मई यानी कि सोमवार से हरियाणा में अगले 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की है। इसके पहले शुक्रवार को ही प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। अब पूरे प्रदेश में 60 दिन तक पाबंदियां रहेंगी। हरियाणा में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 13,588 नए मामले सामने आए थे, जबकि रिकॉर्ड 125 संक्रमितों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शनिवार को रिकवरी दर लगभग 79% और मृत्यु दर 0.87% रही। गुरुग्राम और फरीदाबाद में संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही है। प्रदेश में सक्रिय मरीज 1,02,526 हो गए हैं। उधर कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने भी एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लगातार तीसरे सप्ताह में दिल्ली में बंदिशें लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस बीच सरकार संक्रमण के मामलों की समीक्षा करेगी। हालात में सुधार न होने से लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लॉकडाउन बढ़ाने की जानकारी देते हुए लिखा है कि दिल्ली में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी की इन योजनाओं से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ मजदूरों को फायदा पहुंचेगा। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित पहली योजना के तहत राज्य के किसी भी श्रमिक की किसी दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है या फिर उसका कोई अंग भंग हो जाता है, इस अवस्था में स्थायी विकलांगता के मामले में उसे 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर मिलेगा। वहीं अब तक आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो पाए श्रमिकों को भी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था 5 मई से शुरू होगी। वहीं पिछले साल कोविड के दौरान योगी सरकार ने 40 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बंगाल में असली खेला हुआ है ओवैसी के साथ। बिहार दोहराने की उम्मीद में सातों खाने हुए चित। जी हां, बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी राह तलाशने उतरे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सारे सपने धराशायी हो गए हैं। ओवैसी को बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं का भी साथ नहीं मिला है।
मुस्लिम मतदाताओं ने ओवैसी से ज्यादा ममता बनर्जी का साथ दिया है। इसी का नतीजा है कि बंगाल की सभी 7 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। AIMIM को एक भी सीट नहीं मिली है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, उनमें से एक भी सीट उन्हें नहीं मिली। AIMIM ने बिहार की तर्ज पर बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस किया था, लेकिन बिहार की तरह वो मुस्लिमों के दिल नहीं जीत पाए। ओवैसी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर खाता खोलने का सपना संजोया था, लेकिन उनके सारे समीकरण को ममता बनर्जी ने ध्वस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त नहीं हुई, बल्कि वो लोग 1000 वोट भी पार नहीं कर सके। ओवैसी के साथ साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी ने खेला कर दिया है। बीजेपी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ खेला करके बड़ा उलटफेर कर दिया है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 2000 वोटों से हरा दिया है, जिससे ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के बाद भी बड़ी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि वो अपनी सीट से ही हार गई है। और ममता बनर्जी ने बोला है कि मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। बीजेपी ने जरूर मेरे साथ नंदीग्राम में कुछ खेला किया है, इसीलिए मैं हार गई। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस पार्टी ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मिली करारी हार को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव में प्रचार कार्य में जुटे पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि वे जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा कि हम विनम्रता से जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं। उन हजारों कार्यकर्ताओं और लाखों लोगों का आभार जिन्होंने जमीन पर हमारा साथ दिया। हम अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में हार स्वीकार करते हुए कहा कि वह अपनी गलतियों को सुधारेगी। वहीं दूसरी ओर पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र मजबूत विकल्प है। आपको बता दें कि कांग्रेस असम और केरल में सत्ता में वापसी की अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकी। कांग्रेस यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में थी। इधर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सफाया हो गया है और पुडुचेरी में भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में लौट रही हैं। वहीं असम में एक बार फिर से बीजेपी को जीत मिली है और केरल में पिनराई विजयन ने फिर से परचम लहराया है। पीएम मोदी ने बंगाल फतेह पर सीएम ममता बनर्जी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि बंगाल चुनाव में जीत के लिए ममता बनर्जी को बधाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव सहायता देना जारी रखेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे उन सभी भाइयों और बहनों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में बीजेपी को बंगाल में काफी सीटें मिली हैं। बीजेपी लगातार जनता की सेवा करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ट्वीट के माध्यम से केरल चुनाव में जीत के लिए सीएम पिनराई विजयन और एलडीएफ को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर केंद्र राज्य सरकार के साथ अपना काम करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जीत के लिए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को भी बधाई दी। एनडीए का समर्थन करने के लिए पीएम ने तमिलनाडु के लोगों का भी धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि केंद्र राज्य के कल्याण की दिशा में काम करता रहेगा और तमिल की शानदार संस्कृति को मिलकर आगे बढ़ाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का धरना रविवार को भी जारी रहा। धरने में किसानों ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की जीत और बीजेपी की हार पर विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज देश की जनता केंद्र सरकार को नकार चुकी है। सभी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान हैं। किसानों ने कहा कि यदि सरकार ने किसान आंदोलन को नजरअंदाज किया तो पूरे देश में पश्चिम बंगाल जैसा उसका हाल होगा। किसान नेताओं ने धमकी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश जनता पार्टी को नकार चुकी है। पश्चिम बंगाल में आए नतीजे ने साबित कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से फेल रही है। चुनाव में भाजपा सरकार को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सरकार की छवि बहुत खराब हुई है। सरकार को किसान आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। यदि सरकार ने किसानों की मांगों को अभी भी नहीं माना तो पूरे देश में बीजेपी का बंगाल जैसा हाल हो जाएगा। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरे देश की गति धीमी पड़ी हुई है, लेकिन राकेश टिकैत एक ऐसा नाम है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में लगातार आने जाने में लगे हुए हैं। पिछले कल भी वह अंबाला में किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे, जिसके लिए वहां हजारों की भीड़ जुटाई गई। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत धारा 144 का उल्लंघन करके महापंचायत करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कोरोना नियमों का उल्लंघन होता देख राकेश टिकैत पर एक्शन ले लिया।
रिपोर्ट के अनुसार अम्बाला पुलिस ने राकेश टिकैत के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन करने और कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में धारा 269 और 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने इससे पहले 29 अप्रैल को प्रेम नगर में एक किसान महापंचायत की थी। टिकैत ने लोगों को संक्रमण की गंभीरता बताना तो दूर, इस दौरान उन्होंने उन्हें भड़काने का काम किया। टिकैत ने बोला, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मोदी सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है और किसानों का मुद्दा नहीं सुलझा तो भाजपा सरकार गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू कर देगी। अगर सरकार पूरे देश में भी धारा 144 लगा देगी तब भी वे किसान आंदोलन चलाते रहेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में जारी कोरोना महामारी के कहर के बीच दुनिया भर के कई देशों से भारत को लगातार मदद मिल रही है। अमेरिका भी लगातार भारत की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को भारत को अमेरिका से 1,25,000 रेमडेसिविर की शीशियां मिली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका से चौथी फ्लाइट रेमडेसिविर के 1,25,000 शीशियां लेकर पहुंची है। इस समर्थन का स्वागत करें। इससे पहले शनिवार को 1,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर और कई मेडिकल सामान लेकर अमेरिका की एक और फ्लाइट भारत पहुंची थी। वहीं शुक्रवार को 3 फ्लाइट ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और अन्य राहत सामग्री के साथ भारत पहुंची थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को अपने प्रशासन को कोरोना महामारी के इस संकट काल में भारत को हर संभव सहायता मुहैया कराने को कहा है। साथ ही आश्वासन दिया है कि अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। उधर कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने भी एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लगातार तीसरे सप्ताह में दिल्ली में बंदिशें लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालात में सुधार न होने से लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लॉकडाउन बढ़ाने की जानकारी देते हुए लिखा है कि दिल्ली में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, 30 अप्रैल से पहले वैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 30 अप्रैल से पहले जिन्होंने वैक्सीन की खुराक ली है उन्हें दूसरी डोज बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। मंत्रालय ने 45 से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को फ्री में वैक्सीन देने की बात कही है। वहीं 1 मई से तीसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन शुरू होना था, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी के कारण वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा सका। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाना था। बात करते अगली बड़ी खबर की। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से आम और खास हर कोई प्रभावित है। रविवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का कोविड संक्रमण के चलते निधन हो गया है। यह जानकारी दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्विटर के माध्यम से दी और शोक जताया है। केजरीवाल ने लिखा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का कोविड संक्रमण से निधन हो गया है। यह बेहद दुखद है। सत्येंद्र जैन खुद 24 घंटे दिल्ली के लोगों के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मनीष सिसोदिया ने भी सत्येंद्र जैन के पिता के निधन पर शोक जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम में। जी हां दोस्तों, बंगाल में खेला हो गया है। ममता बनर्जी को बंगाल में प्रचंड बहुमत है। मोदी शाह की जोड़ी को धूल चटा दी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। बंगाल में मोदी शाह की जोड़ी का हिंदू मुस्लिम का दांव व फैल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर एक बार फिर लहराया झंडा। बंगाल में फैला चारों तरफ हरा रंग। बंगाल के अंदर भगवा के ऊपर भारी पड़ा हरा रंग है। जी हां दोस्तों, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुरुआती रुझान में प्रचंड बहुमत मिला है। पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआती रुझान में बुरी तरह से हुआ सुपड़ा साफ है। जी हां दोस्तों, बंगाल की 292 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी 218 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 28 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने लहराया लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी का झंडा। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 7 लाख करोड़ रुपए गया व्यर्थ है। जी हां दोस्तों, दूसरी तरफ लेफ्ट प्लस यानी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 32 सीटों के ऊपर आगे चल रहा है। दूसरी तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वापस लौटे उत्तर प्रदेश और
बिहार में। पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी लेगी मुख्यमंत्री पद की शपथ है। दूसरी तरफ नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 32,000 वोटों से आगे चल रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को चटाई धूल है। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने का किया था दावा, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने घुटने टेक दिए शुभेंदु अधिकारी ने। अगर बात करते हैं अब असम विधानसभा चुनाव की, तो असम में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम के 126 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 39 सीटों के ऊपर आगे चल रहा है और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही है। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी व AIUDF के बदरुद्दीन अजमल की मेहनत रंग नहीं लाई। असम में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। असम में संशोधित नागरिकता कानून NRC, चाय बागानों के मजदूरों की मजदूरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे कांग्रेस पार्टी के धरे धराए रह गए और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज कर रही है। तो वहीं पर केरल की बात करें तो केरल के अंदर एक बार फिर लाल झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री P विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एक बार फिर केरल के अंदर सरकार बना रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 140 विधानसभा सीटों वाले केरल के अंदर 68 सीटों के ऊपर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 38 सीटों के ऊपर आगे चल रहा है। केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी का सत्ता में वापसी का मंसूबों के ऊपर पानी फिर गया और 1980 के दशक के बाद P विजयन ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है, जबकि केरल के अंदर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि एक के ऊपर अन्य आगे चल रहे हैं। अब बात करें अगर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की, तो 234 सदस्य वाली तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 42 सीटों के ऊपर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यानी DMK प्लस 97 सीटों के ऊपर आगे चल रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन तमिलनाडु के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, जबकि कमल हासन की पार्टी एक सीट के ऊपर और एक सीट के ऊपर AMM के आगे चल रही है। अब बात करें अगर पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में यानी दक्षिण भारत के राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर आगे चल रही है और पुडुचेरी में जीत के लिए 16 विधानसभा सीटें चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने 50% बहुमत प्राप्त कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे बड़ा चुनाव था इस बार बंगाल का चुनाव और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी तरह से धूल चटा दी है। ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर बड़ी जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरने की जदोजहद में है। आपको बता दें दोस्तों कि इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी बंगाल के अंदर सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी के सपनों के ऊपर पानी फिर गया।